सो हे गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो फाइनली वी आर बैक विद पदार्थ विज्ञान सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर 9 का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इसका फाइनल पार्ट देखेंगे, पार्ट नंबर 3, और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया, देख लिया है, तब आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। पार्ट 3 आप देखिएगा तब। तो इसका सिलेबस हम लोग ने देख लिया था। अब हम लोग जो डेफिनेशंस देख रहे थे हर एक गुण की, तो वही चीज़ हम लोग इसमें भी कर रहे हैं कि जो बाकी गुण बचे थे, जो परत्वादी 10 गुण बचे थे, उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग ने पिछले उसमें गुणवादी गुण जो थे बचे हुए थे, उनको पूरा पूरा कंप्लीट करा था। आज बाकी बचे हुए गुणों को देखेंगे। तो पहले आता है परत्व और अपरत्व। सिंपल ये सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी, मतलब एक चीज़ बड़ा है एक चीज़ छोटा है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इसको सिंपल भाषा में ये पढ़ सकते हैं। ये श्लोक है, अगर याद करना चाहें तो याद करिए। बाकी बहुत ज़्यादा अगर श्लोक नहीं याद हो पा रहे हैं तो इसमें दिमाग मत लगाइए। पहले पूरा पेपर जो है, जो पेपर 1 है, उसको पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये पेपर 1 में आ रहा है। तो जो सेकंड गो में जब जाएंगे, तब आप चीज़ें ये याद कर सकते हैं जो और ज़्यादा डिटेल वाली हैं। तो वही सारी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि सामान्यतः परत्व शब्द श्रेष्ठता, मतलब जो कोई चीज़ सुपीरियर है, और अपरत्व जो है वो निकृष्ट तत्व को बताता है कि कोई चीज़ इन्फीरियर है। ठीक है, तो ये कोई भी तरीके की हो सकती है। देश, काल, वय, मान, पाक, वीर, रस आदि शब्द से प्रकृति और बल के व्यवहार हेतु परत्व और अपरत्व जो गुण है, वह परत्व तथा अपरत्व कहा जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे मरुज देश पर है और अनुपदेश अपर है। ठीक है, विसर्ग काल पर है एवं आदान काल अपर है। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और देखते हैं, ये परत्व अपरत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन में रहते हैं। ये भी 2 प्रकार के हैं। पहला है तो है दिक्कृत और दूसरा है कालकृत। ठीक है, दिक्कृत परत्व और अपरत्व होता है, कालकृत परत्व और अपरत्व होता है। ठीक है, जैसे दूरस्थ घट पट आदि पदार्थ में दिक्कृत परत्व है, समीपस्थ पदार्थ में दिक्कृत अपरत्व है। ठीक है, कोई चीज़ दूर रखी हुई है तो वो परत्व है, कोई समीप है तो दिक्कृत है। ठीक है, जो बड़ा है वो पर है और जो छोटा है वो अपर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है युक्ति। तो युक्ति का श्लोक इंपॉर्टेंट है, चरक का श्लोक है। युक्ति युक्तिश्च योजना याता युज्यते। मतलब इसका ये अर्थ होता है कि आदि में जो योजना है, ठीक है, युक्ति अगर कहा जाए तो चरक बोलते थे कि ये श्रेष्ठ प्रमाण है युक्ति। ठीक है, मतलब आदि में जो योजना है, जो स्ट्रैटेजी होती है, जो लॉजिक होता है, तो उसी को हम लोग युक्ति कहते हैं। ठीक है, दोष, देश, काल, प्रकृति, बल तथा काल आदि को देखकर औषध की जो उपयुक्त नहीं अत्युक्त श्रेष्ठ कल्पना अर्थात योजना की जाती है, उसे युक्ति कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। स्ट्रैटेजी अगर कुछ हम लोग देख रहे हैं, पहले अगर कोई पेशेंट आता है, हम लोगों को उसको दवाइयाँ देना है, तो हम लोग को ये देखना पड़ता है कि वो किस देश का है, किस कुल का है, किस प्रकृति का है, वात प्रकृति का, पित्त प्रकृति का। उसके के अनुसार हम लोग उसको औषध या दवाई देते हैं। ठीक है, और औषध दवाई देते हैं एक, मतलब सिंपल से नहीं कि हाँ इस चीज़ के लिए होता है। पूरी योजना बनाते हैं, पूरी युक्ति बनाते हैं कि हाँ इसको किस तरीके से सही करेंगे। ठीक है, तो वो पूरी स्ट्रैटेजी, वो जो गुण होता है उसको हम लोग युक्ति कहते हैं। ठीक है, इसका चरक संहिता में एक बहुत अच्छा सा श्लोक लिखा हुआ है। मात्रा काला युक्तिया सिद्धयुक्तो प्रतिष्ठया तिष्ठोपरि युक्तयोग्यो द्रव्य ज्ञानता सदा। तो औषध की सम्यक योजना मात्रा एवं काल के ऊपर निर्भर करती है। सम्यक योजना से ही काल की सिद्धि होती है। औषध आदि के उत्तम होने पर भी यदि उसकी समुचित योजना नहीं करी जाती तो चिकित्सा नहीं सफल हो पाती। मीन्स अगर हम लोग के पास सारी औषधियाँ हैं, हर चीज़ है, लेकिन हम लोग उसको अच्छी तरीके से नहीं युक्ति बना के दे रहे हैं, तो हम लोग की जो चिकित्सा है वो असफल हो जाएगी। अगर कोई औषध है जो हम लोग को ठंड में देनी चाहिए और हम लोग गर्मी में दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, ये युक्ति गलत है, स्ट्रैटेजी गलत है, हम लोग की चिकित्सा असफल हो जाएगी। तो एक अच्छे वैद्य बनने के लिए युक्ति का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आता है संख्या। संख्या सिंपल सी बात है, नंबर्स की बात कर रहे हैं। संख्या से आदि गणितम, 1 2 3 करके जो संख्या गिनी जाती है वहाँ संख्या है, बहुत ईजी। उसके आगे देखते हैं संयोग। संयोग मतलब किसी चीज़ का मिलना। ठीक है, 2 या 2 अधिक द्रव्य की योग अर्थात परस्पर मेल, साथ में मिलना संयोग कहा जाता है। ये द्वंद्वज मतलब 2, सर्व अर्थात सब और एक द्रव्य के कर्म से उत्पन्न होता है।
और ये अनित्य होता है, ठीक है, ये नित्य नहीं होता। मतलब कोई चीज़, जैसे दो चीज़ थी, समवाय और संयोग, ठीक है। तो जो समवाय संबंध था वो नित्य था, मतलब वो हमेशा है, लेकिन जो संयोग है वो अनित्य है, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस आप ध्यान में रखिएगा। समवाय वो संबंध होता है जो उसमें अलग नहीं कर जा सकता, लेकिन संयोग का अलग कर सकते हैं। संयोग को अलग कर देंगे, क्या बन जाएगा, वियोग। लेकिन समवाय को नहीं कर सकते अलग, ठीक है। कोई चीज़ समवाय संबंध में है तो उन चीज़ों को नहीं अलग कर सकते, ठीक है। फिर बात करते हैं संयोग। अभी हम लोग ने पढ़ा द्वंद्व कर्मज होता है, सर्वकर्मज होता है। द्वंद्व कर्मज मतलब किन्हीं दो चीज़ों का, लड़ते हुए दो भैंस का संयोग, ठीक है। इनको अलग भी करा जा सकता है। सर्वकर्मज मतलब पात्र में रखे हुए गेहूं के दानों का संयोग, मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है, उनका संयोग। तो ये संयोग हो गया, बहुत ईजी है। विभाग की बात करते हैं तो जस्ट इसका उल्टा जो होता है वो विभाग होता है। विभागस्तु विभक्ति द्वियोगो भागशो ग्रह, ठीक है। चरक का सूत्र स्थान का श्लोक है। संयोग का विभक्ति मतलब विभाजन होना ही विभाग है। तात्पर्य है कि जिसके द्वारा संयोग का नाश होता है। मतलब संयोग है, मतलब कोई चीज़, दो चीज़ मिली हुई हैं, अब दो चीज़ों को अलग कर दिया तो वो वियोग हो गया, विभाग हो गया, ठीक है। उस गुण का विभाग करता है या अनित्य होता है। ये भी अनित्य है, ये भी अनित्य है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो तीन तरीके की विभक्ति, वियोग और भागशो ग्रह। फिर वियोग में भी तीन तरीके की, द्वंद्व कर्मज, सर्वकर्मज और एक कर्मज, ठीक है। विभाग और वियोग में क्या अंतर है देख सकते हैं आप, ठीक है। विभाग का एक टाइप है वियोग, ठीक। फिर पृथकत्व आता है। पृथकत्व मतलब सेपरेटनेस या इंडिविजुअलिटी। कोई अलग 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 चीज़ें हैं तो हम लोग कह रहे हैं ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, तो इसी को हम लोग कह रहे हैं पृथकत्व, मतलब अलग अलग करना, ठीक है। पृथकत्व का अर्थ होता है अलगाव या अलग होना। यह शब्द तब उपयोग किया जाता है जब व्यक्ति, वस्तु, विचार या समूह को अन्य से अलग होने की स्थिति या गुण को दर्शाना हो, ठीक है। जैसे हम लोग को अलग करना हो, जैसे बहुत सारे हंस हैं तो हम लोग को अलग करना है तो हम लोग कहेंगे पृथक पृथक अलग कर सकते हैं। तो वही पृथक जो हम लोग बोलते हैं उसको कहते हैं अलग होना। फिर परिमाण की बात करते हैं, मेजरमेंट होता है, सिंपल सी बात है। परिमाणम पुनर्मानम, ठीक है। चरक का ही श्लोक है, इंपॉर्टेंट श्लोक है, छोटा सा है। किसी को माप कर या तौल कर जो उसका मान लिया जाता है वह प्रमाण होता है, ठीक है। यूनिट या फिर मेजरमेंट बोल सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पात्र या तुला, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पात्र में क्या रखेंगे, तुला में क्या रखेंगे, ये चीज़ आपको पता है। किसी के 1 मीटर 2 मीटर नापने में तथा किलो 2 किलोग्राम तौलने के व्यवहार का प्रधान कारण परिमाण है, ठीक है। यह परिमाण नव द्रव्यों में रहता है और वह 4 प्रकार का है। अणु, महत, दीर्घ, ह्रस्व, ये 4 प्रकार का है। अणु मतलब छोटा, महत मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब लंबाई और ह्रस्व मतलब कितना छोटा सा है, ठीक है। अणु मतलब बहुत ज़्यादा छोटा और ह्रस्व मतलब छोटा, ठीक है। वैशेषिक सूत्रों में गुणों के रूप परिमाण की गणना की गई है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है संस्कार। संस्कार सिंपल सी बात है, किसी चीज़ की प्रिपरेशन करना है, किसी चीज़ को बनाना। संस्कार ऐसा कह सकते हैं कि एक चीज़ में दूसरे के गुणों को डालना संस्कार भी कहा जाता है। जैसे स्वाभाविक द्रव्यों के अन्य गुणों के आधान के लिए अभिसंस्करण जो है वो कारण है, अर्थात अन्य गुणों का आधान संस्कार है, ठीक है। बाकी गुण दे रहे हैं हम लोग, इसी को हम लोग संस्कार बोल रहे हैं कि हम लोग संस्कार कर रहे हैं उसका। संस्कार तीन प्रकार का है, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। पहला वेग। वेग रूप संस्कार पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन में रहता है, ठीक है। भावना की बात करें, भावना रूप संस्कार वह संस्कार है जो अनुभव से उत्पन्न होता है, स्मरण में कारण है। स्थिति स्थापक जिस संस्कार से दूसरी अवस्था में प्राप्त वस्तु पुनः अपनी पुनर्वस्था को प्राप्त हो जाए, ठीक है, वह स्थिति स्थापक संस्कार है, ठीक है। सिंपल सी बात है, किसी में वेग डाल रहे हैं हम लोग तो वेग आ गया। भावना भावना संस्कार वह संस्कार जो अनुभव से उत्पन्न होती है, ठीक है। स्थिति स्थापक मतलब एक अपनी पुनः स्थिति को वो वापस ले ले, ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं संस्कार में। अब लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है अभ्यास, जिसको हम लोग कॉन्टिन्यूस रिपीटिशन कहते हैं, जिसको हम लोग प्रैक्टिस कहते हैं। तो पदार्थों के बारंबार अभ्यास करना, सेवन करना अथवा व्यायाम आदि का अभ्यास शीलन तथा सतत क्रिया अभ्यास कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़
खत्म करती हैं। तो आई होप चीज़ों का मतलब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सिंपल सी बात है, परत अपरत, सुपेरियरिटी इंफीरियरिटी, युक्ति मतलब लॉजिक, संख्या मतलब नंबर, संयोग मतलब मिलना किसी का, विभाग मतलब अलग हो जाना, पृथकत्व मतलब किसी का सेपरेटनेस या फिर इंडिविजुअलिटी रहना, परिमाण मेजरमेंट कहते हैं, संस्कार उसमें किसी गुणों को डालना या फिर किसी चीज़ का प्रिपरेशन करना, प्रोसेसिंग करना, अभ्यास मतलब किसी चीज़ का कॉन्टिन्यूस रिपीटेशन। तो ये जो हम लोगों ने गुण देखे, यही जो 10 गुण देखे थे, तो उसकी हम लोग उपयोगिता की बात करेंगे कि क्या उपयोगिता होती है आयुर्वेद की चिकित्सा में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है, क्योंकि उपयोगिता वाले भी जितने भी क्वेश्चन होते हैं बहुत आते हैं। तो सबसे पहले युक्ति की बात करते हैं, तो युक्ति का क्या महत्व होता है आयुर्वेद की चिकित्सा में, वो देखेंगे। तो युक्ति को आयुर्वेद में प्रमाण ही मानकर उसका उल्लेख किया गया। तो हम जैसे बताया नहीं था कि इसको प्रमाण की तरह भी चरक ने लिया था। ठीक है, तो उसका उल्लेख किया गया, किंतु यह स्पष्टता विदित है कि चिकित्सा युक्ति पर ही अवलंबित है। कोई भी पीड़ित होता है तो लोग कहते हैं कि कुछ युक्ति कीजिए, कुछ उपाय कीजिए जिससे इसकी पीड़ा दूर हो जाए। तो वही हम लोग बता रहे हैं कि कुछ स्ट्रैटेजी हम लोग अपनाएंगे कि किस तरीके से इसको मेडिसिन दे, चीज़ें देखेंगे कि कितना बड़ा इंसान है, कितने बड़ा व्यक्ति है। कोई वृद्ध व्यक्ति को अलग हम लोग औषधियाँ देंगे, एक बालक को अलग औषधियाँ देंगे, एक स्त्री को अलग औषधियाँ देंगे। तो इस तरीके से हम लोग पहले युक्ति बनाएंगे कि क्या है रोग, क्या कैसे हम लोग इसको सही कर सकते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए, कौन कौन सी दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए। ठीक है, मौसम कैसा है, बल कैसा है, तो उसके अनुसार हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे, युक्ति बनाएंगे। तो ये उपयोगिता होती है। अगर युक्ति की हम लोग बात करें तो इसके ऊपर ही चिकित्सा होती है। जो मात्रा कालो वाला श्लोक था, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, संख्या की बात करें, संख्या दोषों के अंशांश, कल्पना में कितना अंश वायु का, कितना पित्त का तथा कितना कफ का है, और औषधियों के योग में किसमें कितना द्रव्य मिलाना चाहिए इत्यादि संख्या का आयुर्वेद में पदे पदे उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे प्रिपरेशन में, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में कितने क्या चीज़ डालनी है। ठीक है, कितनी गोली खानी है, जैसे सुबह 2 गोली खानी है, शाम को 1 गोली खानी है, दोपहर में खानी है। तो ये इन चीज़ों में, और कितना मतलब कितना पित्त बढ़ा हुआ है, कितना वात बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये सब पता लगाने में संख्या का उपयोग होता है। और फिर आता है परिमाण। तो परिमाण सिंपल सी बात है, तौल होता है कि औषध के निर्माण में और उनके प्रमाण के अनुसार ही होता है। जो निर्माण होता है प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन में प्रमाण का बहुत यूज़ होता है कि इतना इतना ग्राम ये डालना है, इतना 1 ग्राम पर डीएल ये डालना है। ठीक है, तो वही चीज़ है। फिर संस्कार की बात करते हैं, तो औषधियों का ही संस्कार ही होता है कि मतलब कोई चीज़ बना रहे हैं हम लोग, जैसे च्यवनप्राश बना रहे हैं, च्यवनप्राश में बहुत सारी जो औषधियों की गुण होते हैं वो हम लोग जब डाल रहे होते हैं तो उसी को बोल रहे होते हैं कि हाँ ये देखो संस्कार हम लोग कर रहे हैं। जैसे घृत होता है, तो घृत में भी संस्कार करा जाता है, तो उसमें अन्य गुण आ जाते हैं। उसके अपने गुण तो रहते ही रहते हैं, उसके और गुण बढ़ जाते हैं, तो उसी को हम लोग कह रहे हैं संस्कार। इसी तरीके से उसके आयुर्वेद में उपयोगिता होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो औषधियाँ होती हैं उनका संस्कार करते हैं, उनके उनके बढ़ाते हैं बल को, उनके गुणों को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अभ्यास की बात करते हैं, तो अभ्यास जैसे पथ्य का ग्रहण, मतलब कोई चीज़ अच्छी है उसको ग्रहण करना, कॉन्टिन्यूस रिपीटेशन होता है ना। तो अगर अच्छी चीज़ है कोई बार बार ले रहे हो तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। कोई खराब चीज़ है उसको छोड़ना, कोई हित द्रव्य का सेवन करना, अहित द्रव्य का परित्याग करना, इनका इससे सब अभ्यास से किया जाता है। और अभ्यास का यहाँ पे ये यूज़ होता है। फिर पर अपर अर्थात श्रेष्ठ अश्रेष्ठ आदि जितने भी गुण हैं सभी चिकित्सा के लिए आवश्यक है। सभी के उपायों से चिकित्सा में सफलता मिलती है। ठीक है, तो क्या चीज़ सुपीरियर है, क्या चीज़ इंफीरियर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी दवाई अच्छी है, कौन सी दवाई खराब है, किस दवाई के कम साइड इफेक्ट हैं, किस दवाई के ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं, ये चीज़ पता लगाना पर अपर की वजह से होता है। तो ये उपयोगिताएं थी। आई होप चीज़ें समझ में आ गई, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, देखो गुण कठिन नहीं है, बट गुण थोड़ा बड़ा चैप्टर हो जाता है ना। अगर पार्ट में तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ेंगे ना, एक साथ पढ़ लेंगे ना, तो दिमाग सैचुरेट हो जाता है। इसलिए मैंने पार्ट में बनाया वीडियो, पार्ट 3 पार्ट बनाया ताकि चीज़ें इजी इजी लगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ना लगे। फिर आता है जो गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, अदृष्ट, ठीक है, व्यववायी और विकासी, ये जो लास्ट गुण है इनके बारे में हम लोग देखेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, बस इसके बारे में पता लगा लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं ये। ठीक है, गुरुत्व की बात करते हैं। जो प्रथम पतन या असमवायी कारणभूत गुण है वह
गुरुत्व या भारीपन होता है, सिंपल सी बात है, हैवीनेस, या फिर भारीपन बोल रहे हैं, ये पृथ्वी और जल में वह रहता है, ठीक है, पृथ्वी और जल में रहता है। द्रवत्व की बात करते हैं, जो फ्लूइडिटी होती है उसको बोलते हैं। और स्नेह मतलब चिकनाहट को बोलते हैं। दृष्ट अधर्म, धर्म और अधर्म को बोलते हैं। अगर हम लोग अच्छी कर्म कर रहे हैं तो सुख की प्राप्ति होगी, अधर्म कर रहे हैं तो दुख की प्राप्ति होगी। तो वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। धर्म अधर्म अदृष्ट है, देखा नहीं जा सकता। स्वर्ग आदि सकल सुख की प्राप्ति का साधन धर्म है, ठीक है। स्वर्ग की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी ये धर्म पे डिपेंड करता है। अगर धर्म से चल रहे हैं ना तो सुख की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये चीज अपने रियल लाइफ में भी तो ये चीज़ अपने रियल लाइफ में भी बहुत सीखने को मिलता है इन सबसे, कि धर्म का पालन करें ताकि जो हम लोग के आगे इस संसार के आगे जो चीज़ें हैं, जो स्वर्ग और यहाँ से जाने के बाद जो चीज़ें होंगी ना, वो अच्छी रहेंगी, ठीक है। गंगा स्नान आदि यज्ञादि जो कार्य हैं वो धर्म है, और नरकादि का हेतु अधर्म है, ठीक है। वह निंदित कर्म जन्य है, ठीक है, निंदित कर्म जन्य अधर्म, ठीक है। स्नेह का तो हम लोग ने पता ही था, चिकनाहट होता है, आटा दाल आदि में जो डालना उसे पिंड स्वरूप बनाया जाता है, उसके पिंड भाव उसे पिंडी भाव कहते हैं। यह पिंड जलगत स्नेह के कारण ही बनता है। तात्पर्य यह है कि जिस चूर्ण आदि, मतलब सिंपल सी बात है, एडिसिव प्रॉपर्टी कह रहे हैं, चिकनाहट कह रहे हैं, उसी पिंडी भाव का कारणभूत गुण स्नेह है, ठीक है। कारणभूत क्या है? स्नेह है। यह भी गुरुत्व के समान नित्य है और अनित्य दोनों है। गुरुत्व भी नित्य और अनित्य दो प्रकार के होते हैं। द्रवत्व भी हम लोग ने देखा था कि सैद्धांतिक और नैमित्तिक दो टाइप्स होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ पता होना चाहिए, ठीक है। व्यवाई व्यवाई क्या क्या चीज़ होता है? जैसे कोई चीज़ है, पहले हम लोग ने ग्रहण कर ली, खा ली, तो खाने के बाद पूरे शरीर में फैल गई, फिर उस फैलने के बाद जाके पची, तो वो जो चीज़ हो जाती है वो व्यवाई होता है। जैसे हम लोग ने दारू पिया या फिर अल्कोहल या फिर कोई भी इस तरीके की जो टॉक्सिकेंट चीज़ होती हैं वो हमने लिया, तो वो चीज़ हम लोग के शरीर में पहले फैलती हैं। जैसे भांग हो गई, ठीक है, अहीपेन, मतलब जो भी चीज़ हो गई, मद्य हो गया, सुरा हो गया, और बाकी चीज़ें हो गई, धतूरा हो गया, ये सारी चीज़ें पहले शरीर में फैलती हैं। विष हो गया, विष पहले शरीर में फैल जाता है, उसके बाद पाचन होता है। तो वही चीज़, वही गुण को कहते हैं वैवाही, ठीक है। विकासी विकासी सर्वगत शरीर में व्याप्त होकर ओज को क्षीण कर धातुओं तथा संधि बंधों में शिथिलता उत्पन्न करते हैं। मतलब ओज को कम करता है। ओज जो होता है हम लोग को पता ही है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, उसको कम कर देता है। और जो संधि बंधन है, जॉइंट्स होते हैं ना, उसको ढीला कर देता है। तो जिसकी वजह से जॉइंट्स बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस और इस तरीके के अलग अलग दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कह रहे हैं विकासी, जैसे सुपाड़ी और कोद्रव, ठीक है। तो ये चीज़ें थी विकासी और वैवाही। तो ये जो भी था, आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। गुरुत्व मतलब भारीपन, द्रवत्व मतलब फ्लूइडिटी, स्नेह मतलब चिकनाहट, या फिर जिसकी मदद से हम लोग पिंडी विंडी बनाते हैं, वो उसका जो कारणभूत गुण होता है वो स्नेह होता है। अदृष्ट, धर्म, अधर्म, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ें आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर आगे बढ़ते हैं। ये था वैवाही और विकासी। वैवाही वैवाही जो पहले शरीर में फैल जाए फिर उसका पाचन हो, वैवाही है। विकासी जो संधि बंधनों को ढीला कर देती है, वो विकासी होता है, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है द्वंद्व गुण। तो द्वंद्व गुण में जैसे हम लोग ने देखा था कि एक गुण है और उसका एक विपरीत गुण है। गुणवादी गुण हम लोगों ने जो पढ़ा था, ठीक है। गुणवादी गुण में भी लघु, मंद, हीम, स्निग्ध, शलक्षण, शान, मधु, स्थिरा। गुरु, मंद, हीम, स्निग्ध, ठीक है, शीत, स्निग्ध, शलक्षण, सांद्र, मधु, स्थिरा, ससूक्ष्म, विधा, विशदा, ठीक है। इस तरीके से जो थे वो 10 आ जाते थे गुणवादी गुण। और गुणवादी गुण के अलावा जो उसके उल्टे वाले गुण थे, गुरु का उल्टा लघु, मंद का उल्टा तीक्ष्ण, शीत का उल्टा उष्ण, स्निग्ध का रूक्ष, श्लष्ण का खर, सांद्र का द्रव, मृदु का कठिन, सिर का खर, और स्थूल का सूक्ष्म एवं पिच्छल का विशद। ये जो 10 द्वंद्व गुण होते हैं, द्वंद्व गुण बोलते हैं, ठीक है। तो बस इसी का एक नाम है जो हम लोग ने यहाँ पे अलग से डिफाइन करा है। तो यही लिखा हुआ है, जैसे गुरु लघु का नाश एवं लघु गुरु का नाश करता है, इसी प्रकार सभी द्वंद्व गुण परस्पर एक दूसरे के नाशक होते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी है कि आयुर्वेद में गुरु गुण का अभाव रूप लघु
नहीं है, किंतु भावरूप गुरु गुण का प्रतिद्वंदी है। ठीक है, इसी प्रकार अन्य भी द्वंद्व गुण परस्पर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी स्वरूप में होते हैं। मतलब कॉम्पिटिटिवनेस होती है, एक ज्यादा करता है, एक कम करता है। महर्षि चरक ने इनका वर्णन शरीर स्थान के 6ठे अध्याय में शारीरिक धातुओं के गुणों के सामान्य विशेष सिद्धांत के अनुसार वृद्धि एवं ह्रास, ह्रास मतलब किसी चीज को कम करना, वृद्धि मतलब किसी चीज को बढ़ाना, किए जाने के संबंध में किया है। तो ये चीजें थी। बहुत ईजी था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि जो समझ नहीं आया हो। एकदम क्लास 10th के जैसे बच्चे नहीं होते, उनको भी अगर चीज़ें बता दें तो वो समझ जाएंगे। तो इतना इजी था। बाकी आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और बाकी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें थी गुण चैप्टर में। गुण चैप्टर में दिक्कत क्या आती है ना, जैसे इतना बड़ा सा गुण चैप्टर है, उसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, व्यवहाई हो गया, विकासी हो गया, बहुत ईजी हैं। आपको पता है व्यवहाई मतलब क्या है? जो सर्वथा गुण प्रथम संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाए, फैल जाए, उसके बाद पाक हो, उसके बाद उसका पाचन हो, तो वह व्यवहाई होता है। ये बहुत ईजी है, सबको समझ में आ गया। लेकिन जब पूछा जाता है कि हाँ बताओ व्यवहाई क्या है, तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, तो इस पर ध्यान नहीं जाता। मेन चीज़ जैसे गुण का क्लासिफिकेशन हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि गुणवादी गुण होते हैं, परादी गुण होते हैं। वो जो श्लोक था सार्था गुणवाद्या बुद्धि प्रयत्नांता गुणा प्रोक्ता, तो वो जो श्लोक है उसको डिफाइन करना, उसको बताना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें पता होना चाहिए सार्था कितने होते हैं, 5 सार्था गुणवादी। ठीक है, सार्था गुणवाद्यो बुद्धि, बुद्धि एक होता है, प्रत्नांता, ठीक है, परादी, इस तरीके से अलग अलग गुण होते हैं। ठीक है, तो इतना ही था इस चैप्टर में। पार्ट 3 ये कंप्लीट हो गया और गुण चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 10 करेंगे। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिटेल में रहे और हर एक चीज़ समझ में आए। ठीक है, क्योंकि आप अभी जाएंगे ना सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में टीचर बहुत पूछता है कि देखते हैं फर्स्ट ईयर में कौन पढ़ के आया है। तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं अंदर से कि व्यवहाई क्या होता है, विकासी क्या होता है, गुण का क्लासिफिकेशन बताओ। और देख लेना गुण का क्लासिफिकेशन मैं लिख के दे रहा हूँ कि वाइवा में पूछा ही जाएगा कि गुण का क्लासिफिकेशन बताओ, पराधी गुण बताओ, ये बताओ, वो बताओ, गुणवादी गुण बताओ, सबका श्लोक बताओ। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मत सोचिएगा कि ये पढ़ रहे हैं आपका काम नहीं आएगा। आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप थैंक्स करेंगे बाद में जब आपका वाइवा अच्छा जाएगा ये सब पढ़ने के बाद। और अगर नहीं जाएगा ना, नहीं पढ़ेंगे, तो फिर बाद में सोचेंगे यार काश पढ़ लिया होता। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, क्योंकि अभी जैसे मैं बता रहा हूँ तो चीज़ें पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा। गुण अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी द्रव्य गुण आएगा, फार्मेकोलॉजी जिसको कहते हैं, उसमें आप इस और डिटेल में आएगा, तो फिर आपके लिए और दिक्कत होगा। अभी से अगर आपने चीज़ें समझ में आ गई तो फिर वहाँ पे ईजी रहता है। बेस कहते नहीं है कि नींव अगर स्ट्रांग हो तो घर पक्का ही बनता है, तो वही नींव स्ट्रांग रखिए, बेसिक्स अच्छे रखिए, बाकी सब बन जाएगा। और जो फर्स्ट ईयर होता है ना, इसी पे बेस्ड होता है सब कुछ। बेसिक सारे सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत यहीं पे आते हैं। इसी को हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट बोलते हैं, और इसी के सिद्धांतों पे ही चिकित्सा चलती है। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं। बाकी पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आई होप आप पढ़ रहे होंगे। और ठीक है, इसी तरीके से सपोर्ट बनाते रहिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले टाटा बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।